हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के जो आप लोगों का बुक है बिहार बोर्ड का हमारी अर्थव्यवस्था, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो देखिए आर्थिक विकास के मापने के कौन कौन से सूचकांक होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्थिक विकास को मापने के सूचकांक को देखेंगे। नेशनल इनकम के द्वारा हम किसी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को माप सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का जो है एक प्रमुख सूचक माना जाता है। यानी कि राष्ट्रीय आय को हम लोग क्या करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। यानी किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, यानी उस देश का आर्थिक विकास क्या हुआ है, इसको मापने के लिए हम लोग राष्ट्रीय आय का प्रयोग करते हैं। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि किसी भी देश के द्वारा एक वर्ष में कोई भी वस्तु का या फिर सेवा का प्रोडक्शन किया जाता है और उसका जो मूल्य होता है वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित कहलाएगा और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वह देश क्या कहलाएगा, अविकसित कहलाएगा। तो राष्ट्रीय आय क्या है कि किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास को मापने का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। अब पर कैपिटा इनकम क्या है, तो देखिए आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचक माना जाता है। और प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है और राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। यानी पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय को भाग देते हैं कुल जनसंख्या से, तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाता है। और यह पर कैपिटा इनकम जो है वह किसी भी देश के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है यानी कि जो उसका आर्थिक विकास है वह मापने का एक उचित सूचक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय जो है वह 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है वह देश विकसित देश कहलाएगा। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो है वह 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है वह देश निम्न आय वाला देश या विकासशील देश कहा जाएगा। भारत का निम्न आय वाला देश में आता है, यानी भारत एक विकासशील देश है क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वह 2004 में केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी। इसलिए भारत किस तरह का देश है, तो भारत विकासशील देश है यानी निम्न आय वाला देश है। अब देखिए यहाँ पे भारत के राज्यों की यहाँ सूची दी गई है जिसमें प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया गया है। अब देखिए पंजाब में प्रति व्यक्ति आय 26,000 रुपये है, वहीं पे केरला में 22,800 है और बिहार में मात्र 5,700 है। तो इस तालिका को देखने से क्या पता चलता है कि तीनों राज्यों में पंजाब प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे कम है। अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो इन तीनों राज्यों में पंजाब जो है वह सबसे अधिक है और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाता है। अब मानव विकास सूचकांक क्या है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, तो देखिए यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था और पहली मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट यानी कि एचडीआर विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर से, ठीक है, और उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जहां मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रश्न है तो इन तीनों का सूचक है। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे निकालेंगे, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर, इन तीनों के औसत को निकाला जाता है तो हमारा क्या निकल जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकल जाता है। अब भारत तथा उसके पड़ोसी राज्यों के देखिए कि क्या है मानव डेवलपमेंट इंडेक्स में इनका स्थान, तो देखिए नॉर्वे का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें पहला स्थान है, वहीं ऑस्ट्रेलिया का तीसरा है और एचडीआई का मूल्य भी यहाँ दे रखा है। ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान का कितना है, पाकिस्तान का आप लोग देखिए पाकिस्तान का 134 है, वहीं पे भारत का 126 है, वहीं चीन का 81 है और बांग्लादेश का 137 है और श्रीलंका का 93 है। यानी कि भारत के पड़ोसी राज्य श्रीलंका का जो है वह सबसे अधिक है भारत की तुलना में। अब देखिए
यूएनडीपी 2006 का यह रिपोर्ट है जिसमें HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को दर्शाया गया है। चूँकि 2006 में 177 देशों के लिए जो है HDI का गणना किया गया था। इसमें भारत का HDI का मूल्य कितना था, 0.611 था और 126 क्रम पर था। 2006 की रिपोर्ट के अनुसार यह था। इसका मतलब है कि भारत में मानव विकास मध्यम स्तर का है और लिंग विकास सूचकांक जो है HDI की दरों में भारत 2000 में 105वें क्रम में, 2004 में 96 क्रम में आ गया है। अब देखिए, अब यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका जो है वह भारत से आगे है। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका का स्थान कैमा है, यहाँ देखिए 93वां है और भारत का 126वां है। तो हमारा पड़ोसी देश जो श्रीलंका है वह भारत से आगे है, किंतु भारत के विकास की क्रिया भी तेज़ी से आगे अब आई है और स्थिति अब इसकी सुधरने लगी है। अब देखिए, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, यानी कि यूएनडीपी की मानव विकास के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट 2 अप्रैल 2002 में जारी किया गया था और योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट का तत्कालीन प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया था। और रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष KC पंत ने कहा था कि राज्यों के लिए योजना आकार तय करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है। इसकी पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट यानी कि NHDR 1981, 1991 और 2001 के राज्यों और संघीय क्षेत्रों में HDI मूल्यों का अनुमान लगाया गया था। इस रिपोर्ट में विकास की दरें भिन्न भिन्न थी। केरल का रैंक सबसे ऊपर था, जबकि जो बिहार है, मध्य प्रदेश है और जो असम है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश का रैंक जो है वह सबसे नीचे था। निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धनता सूचकांक यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स निर्धनता यानी कि गरीबी के परंपरागत निर्धनता अनुपात यानी कि पॉवर्टी रेशियो में काफ़ी मिलता जुलता है। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक यानी कि नेशनल जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके अनुसार हिमाचल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि मानव निर्धनता सूचकांक HPI में कमी आई है। वहीं पे जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है, इसमें मामूली कमी आई है। यानी कि HDI में इसका जो HPI यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें बिहार की स्थिति काफ़ी ख़राब है। ठीक है, वहीं पे जो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र है, इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। अब चलिए हम देखते हैं कि उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में यह बताया गया था कि विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें क्या हुआ है, काफ़ी वृद्धि हुआ है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के क्या हैं, आधार हैं। उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। यानी कि किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग कैसे मापते हैं, बिजली से, परिवहन, संचार का क्या व्यवस्था है, बैंकिंग क्या है, स्कूल कितने हैं, कॉलेज कितने हैं, अस्पताल का क्या स्थिति है। तो ये सब किसी भी देश का जो है वह इंफ्रास्ट्रक्चर को बताता है। ठीक है, किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का जो है वह महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी किसी भी देश के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इनमें किसी भी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा वह देश उतना ही विकसित होगा और वह देश उतना ही अधिक क्या होगा, विकसित होगा। तो बिहार, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इंडेक्स क्या है, किस तरह से हम लोग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मापते हैं, राष्ट्रीय आय से मापते हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है, कैसे निकालते हैं, इन सारी बातों को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं बिहार के विकास की स्थिति क्या है। तो देखिए, बिहार का इतिहास जो है क्या है, काफ़ी गौरवशाली रहा है। यही बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और महावीर ने शांति का संदेश यहीं दिया था। यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुआ और महावीर ने शांति का संदेश जो है यहीं दिया था। वहीं जो चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, शेरशाह है, गुरु गोविंद सिंह है, बाबू कुंवर सिंह और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी इसी बिहार में हुआ था। बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूंका था। आई होप कि आपको पता होगा कि बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूंका था और बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यानी कि जो जयप्रकाश नारायण थे वो बिहार में ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था।
और लोकगीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म भी इसी बिहार में हुआ था। लेकिन वही बिहार आज कई तरह की समस्याओं का क्या है, शिकार है। यहाँ क्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अशांति का माहौल है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है, आज दयनीय है। आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो देखिए आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन का कुछ प्रमुख कारण है, जैसे तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। अब देखिए बिहार में, अब देखिए बिहार की जो है बिहार राज्य के पिछड़ेपन के क्या कारण है, तो तेज़ी से बढ़ती हुई यहाँ जनसंख्या। जैसे बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसके चलते विकास के साधन कम हो जाते हैं और अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। वहीं पे जो आधारिक संरचना है, ठीक है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना जरूरी है, लेकिन बिहार इस मामले में काफ़ी पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली, सिंचाई का अभाव है, साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। इस वजह से बिहार क्या है, पिछड़ेपन की स्थिति जो है यहाँ कायम है। तीसरा है कि कृषि पर निर्भरता। अब देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता जो है वो कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है, इसके चलते उपज कम होती है, तो यह भी बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण है। उसके बाद बाढ़ तथा सूखा से क्षति। बिहार में खासकर जो उत्तरी बिहार है, ठीक है, जो उत्तरी बिहार है में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। हर साल कम या अधिक बाढ़ आना बिहार में तय है। पिछले साल 2008 में कोसी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने है, इससे कितने जानमाल की क्षति हुई। इस साल 2009 में भी नेपाल से आए जल की बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला। इसके आसपास के इलाके सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि जगहों में फसल काफ़ी बर्बाद हुआ, ठीक है। तो इस तरह से सूखे की मार दक्षिणी बिहार को झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो बिहार में यह भी बिहार के पिछड़ेपन का कारण है कि उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाती है और दक्षिणी बिहार जो है यहाँ सूखा की स्थिति रहता है। औद्योगिक पिछड़ापन। किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योग का विकास होना जरूरी है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ नहीं दिखता है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र और बड़े उद्योग, प्रतिष्ठित अभियांत्रिक संस्थाएं सभी झारखंड में चले गए। इस कारण से बिहार की कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या क्या हो गई, नग्न हो गई। गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी की भार जो है वह काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय के आधे से भी कम है। इसके चलते बिहार पिछड़ा है और बिहार में काफ़ी ज़्यादा क्या है, गरीबी है। उसके बाद है खराब विधि व्यवस्था। अब देखिए किसी भी देश या राज्य के लिए शांति एवं सुव्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमज़ोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्ण उद्योग नहीं चला पा रहे थे। इस तरह खराब विधि व्यवस्था बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। कुशल प्रशासन का अभाव। अब देखिए बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का क्या है, अभाव है। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो यह भी बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। अब देखिए बिहार की स्थिति 2001 में बिहार की जनसंख्या अब देखिए 8.29 करोड़ थी, वहीं पे इतना था। फिर उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि दर इतना था और फिर इसका इतना % हो गया। फिर साक्षरता का कुल प्रतिशत था, फिर यहाँ पे, तो इस डाटा को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये डाटा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो विभिन्न यह सरकारी दस्तावेज जो है उससे लिया गया है। प्रति व्यक्ति आय इतना था बिहार का, जबकि इंडिया है इसका कितना है, इसका है 13,226 और बिहार का सिर्फ इतना है। तो तत्कालीन राज्यपाल ने राष्ट्रीय आय विकास परिषद में 27 जून 2005 को अपने अभिभाषण में बिहार के आर्थिक स्थिति को जो लेखा प्रस्तुत किया वह तालिका में दिया गया है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बिहार के आर्थिक विकास की गति क्या है, काफ़ी कमजोर है, यानी धीमी है। किंतु वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के आकलन में, जहां घरेलू उत्पाद यानी कि जो हमारा GDP होता है 2003-04 में नकारात्मक जो है वह नकारात्मक -5.15% था। वहीं 2004-05 में 2008-09 के भी सकारात्मक यानी पॉजिटिव हुआ और 11% हो गया। जो देश की सबसे तेज़ी से विकास कर रहे गुजरात से कुछ अंकों के दूसरे नंबर पर आ गया। गुजरात का उपरोक्त अवधि के विकास की दर 11% लगभग रहा, जबकि बिहार का 11.03% रहा। बिहार के विकास की इस गति को कुछ अर्थशास्त्री आश्चर्य का अर्थशास्त्र भी कहते हैं, यानी कि माइक्रेल इकोनॉमिक्स भी इसको कहा जाता है।
अब देखिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो आर्थिक विकास की गति को तेज करके ही बिहार की जो स्थिति है उसको सुधारा जा सकता है। बिहार के आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है वह संभव नहीं है। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है और इसके विकास की गति में तेज़ी आने से भारत का विकास जो है वह क्या होगा, संभव होगा। बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं, जैसे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब देखिए राज्य में तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया जाए। इसके लिए राज्य की जनता खास करके महिलाओं को शिक्षा का प्रचार किया जाए। कृषि क्षेत्र से विकास। अब देखिए बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, अतः कृषि के नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए, उत्तम खाद उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके और इस तरह कृषि का तेज़ी से विकास जो है वह बिहार में किया जा सके और बिहार का आर्थिक विकास किया जा सकता है इससे। उसके बाद है बाढ़ पर नियंत्रण। अब देखिए बिहार के विकास में बाढ़ एक क्या है, बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ में बर्बाद हो जाता है, जान माल का काफ़ी क्षति होता है। उत्तरी बिहार में अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है और इसलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ पर नियंत्रण को सफल बनाया जा सकता है। दुर्भाग्य से बिहार दूसरा संभाग सूखे की चपेट में रहता है, यानी जो दक्षिणी बिहार है वो सूखे की चपेट में रहता है। अतः सिंचाई की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कर इस दुखद स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। उसके बाद है आधारिक संरचना का विकास। अब देखिए बिहार में बिजली का काफ़ी कमी है, तो बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार किया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़ सके। उसके बाद है उद्योग का विकास। अब देखिए बिहार का विकास कैसे किया जा सकता है, तो बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया, यानी यहाँ किसी तरह का उद्योग नहीं है। मुख्यतः चीनी मिलें बिहार के हिस्से में रह गई, अधिकतर बंद पड़ी है, लेकिन गत कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों से विदेशों से पूंजी निवेश लाने के अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वर्तमान में जो जर्जर अवस्था में उद्योग हैं उनका जो है फिर से विकास किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गरीबी दूर करना। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% से भी अधिक लोग जो हैं यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था किया जाए और उनको स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें ट्रेनिंग दिया जाए। ठीक है। उसके बाद बिहार का विकास कैसे किया जा सकता है, तो शांति व्यवस्था की स्थापना किया जाए। जैसे बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों को विश्वास जगाया जा सकता है और आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। उसके बाद है स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन। अब बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ एवं कुशल तथा ईमानदार प्रशासन की जरूरत है। उसके बाद केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर। बिहार के विकास के लिए केंद्र, अब देखिए बिहार का विकास कैसे किया जा सकता है, तो केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का क्या हो कि ट्रांसफर की ज़रूरत है। कुछ राज्यों में विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता दी जाती है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्व के राज्यों में विशेष सहायता मिलती है। चूँकि बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता है, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग हो जाने के बाद खनिज बहुल जो क्षेत्र थे वह झारखंड में चले गए और बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि के कुछ उद्योग ही रह गए। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या का कृषि पर निर्भरता तथा सिंचाई सुविधा का अभाव है। जनसंख्या के तेजी से वृद्धि तथा गरीबी जैसी अनेक समस्याएं यहाँ उपस्थित है। अक्सर बिहार के उत्तरी भाग में जो है वह बाढ़ आ जाता है और दक्षिणी भाग जो है वह सूखाग्रस्त है। पिछले साल 2008 में कोसी में जो है वह भयंकर बाढ़ के झेलना पड़ा और ऐसी परिस्थिति में सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य साधनों इत्यादि के विकास के लिए अधिक धन की ज़रूरत होती है। अपने आंतरिक संसाधनों से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, इसलिए इन दिनों बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोरों पर की जा रही है। इस तरह से राजनीतिक प्रयास काफ़ी किए जा रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य के केंद्र के द्वारा विकास के मदद में अधिक सहायता मिलेगी और करों से रियायत मिलने लगेगी, जिससे बिहार के विकास में गति आने की संभावना है। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में केंद्र सरकार के समक्ष अनेक व्यवहारिक और जो प्रशासनिक समस्याएं हैं वह आ रही थी, इसलिए अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सका है। तो ये सारे पॉइंट जो है वह बिहार के विकास पिछड़ेपन के दूर करने के हैं। जैसे हम लोग जनसंख्या पर कंट्रोल करें तो इससे बिहार का पिछड़ेपन दूर होगा, कृषि का तेज़ी से विकास करें तो इससे भी पिछड़ापन दूर होगा, बाढ़ पर यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या होगा कि किसानों को अच्छी फसल हो जाएगी और इससे बिहार का पिछड़ापन दूर होगा। फिर यदि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पे बिजली, पानी, सिंचाई की सुविधा हो तो बिहार का इससे भी क्या होगा कि पिछड़ापन दूर होगा। साथ ही यदि उद्योगों का विकास हो जाए तो इससे भी क्या होगा कि बिहार डेवलप करेगा। गरीबी दूर किया जा सकता है,
तो गरीबी दूर करने के लिए क्या करेंगे कि लोगों को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, तो इससे बिहार का पिछड़ापन दूर होगा। फिर शांति व्यवस्था स्थापित किया जाए, स्वच्छ एवं ईमानदार एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया जाए, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का ट्रांसफ़र किया जाए। तो इस सारी चीज़ों को करके बिहार का पिछड़ापन जो है वो दूर किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए देश के आर्थिक विकास में बिहार की विकास की भूमिका क्या है। अब देखिए देश में यानी कि भारत देश में आर्थिक विकास में बिहार के विकास की क्या भूमिका है। तो देखिए बिहार देश का एक बड़ा राज्य है, या बिहार क्या है, देश का एक बड़ा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार के विकास करना आवश्यक है। चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो या विकास के मापदंड को स्थापित करने की जो है वह बात हो, अब बिहार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे कुजनेट ने विश्व के संदर्भ में यह कहा था कि गरीबी कैंसर की रोग की तरह है। जिस तरह से शरीर के एक छोटे से भाग में फैला हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है, ठीक उसी तरह से किसी एक भाग की गरीबी पूरी विश्व की संपन्नता के लिए घातक होगी। उपरोक्त कथन की सार्थकता इस बात की है कि बिहार का पिछड़ापन जो है वह पिछड़ा और गरीब रहकर हम भारतवर्ष के विकास और समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी कि यदि हम देश का विकास चाहते हैं तो बिहार का विकास करना ही होगा, बिहार को पीछे छोड़कर देश का विकास नहीं हो सकता है। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ अत्यधिक उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज्ड लैंड है, यहाँ पे यानी उर्वरक भूमि है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में अनवरत जल प्रवाह होता है। यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाते हैं। यदि बिहार की नदियों का परस्पर जोड़कर जल संसाधन के उपयोग की योजना को लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार को बाढ़ की विभीषिका से जो है वो बचाया जा सकता है, और दक्षिणी बिहार को जो है वो सिंचाई की सुविधा द्वारा सूखे की राहत दिलाई जा सकती है। और बिहार में दक्ष मानव संसाधनों की कमी नहीं है, यानी कि बिहार में क्या है, एक स्किल जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कमी नहीं है। न केवल वर्तमान के औद्योगिक टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बिहार की भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ के कम पढ़े लिखे मजदूरों ने भी दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ अपना विकास को भली भांति बनाया है। देश की सूचना प्रौद्योगिकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तथा पंजाब के कृषि विकास के मानव संसाधनों का प्रमुख योगदान रहा है। देश के आर्थिक विकास में प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन कर्मठ एवं मानव संसाधन जो है मानव संसाधन के योगदान में बिहार की कृषि और कृषि जनित उद्योगों विकास के राज्य के विकास किया जा सकता है। हाल के वर्षों में बिहार के विकास में क्या हुआ है, गति आया है, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने बिहार का वर्तमान विकास दर 11% माना गया, जो देश के गुजरात के बाद दूसरा स्थान है। तो देखिए कृषि जनित उद्योग क्या है, तो ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन कृषि क्षेत्र में कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर का सॉस बनाना, ये सब क्या है, कृषि जनित उद्योग हैं। देखिए मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध, ठीक है, तो हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब देखिए एक मिनट आप लोग इसको भी समझ लीजिए। अब कृषि जनित उद्योग तो आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा उद्योग जहां कृषि उत्पादन पर आधारित होता है अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, यानी कि जो खेती होता है उससे कच्चा माल प्राप्त होता है और उससे हम कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना देते हैं, तो उसे कृषि जनित उद्योग कहा जाता है।